नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है फोर्थ प्रैक्टिस टेस्ट फॉर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर पोजीशन। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 सवाल है और ये सभी इस प्रैक्टिस टेस्ट के लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, एज पर हैजरस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रूल्स 2016 of Government of India, the import of hazardous and other wastes from any country shall not be permitted which of the following options। तो हैजरस वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंडरी रूल्स 2016 में आए थे और उसके अंतर्गत कि दूसरे देशों से जो इंपोर्ट है, आयात है हैजरस वेस्ट का, वो परमिट नहीं किया जाएगा। कब? ए, रिकवरी, रीयूज एंड रिसाइकल। बी, डिस्पोजल इन अबैंडन्ड माइंस। सी, सेफ डिस्पोजल इन इंजीनियर्ड लैंडफिल्स। या डी, यूटिलाइजेशन इंक्लूडिंग को प्रोसेसिंग। तो सही उत्तर है बी एंड सी, डिस्पोजल इन अबैंडन्ड माइंस। मतलब वहां से जो वेस्ट है वो ऐसा वेस्ट है जिसका कुछ नहीं हो सकता है और उसको जो है अबैंडन्ड माइंस में, मतलब त्यागी हुई खदानों में उसको डाला जाए, तो उस तरह का वेस्ट हम दूसरे देश से नहीं लाएंगे। और दूसरा, सेफ डिस्पोजल इन इंजीनियर्ड लैंडफिल्स। तो लैंडफिल में जो डालने योग्य वेस्ट है उसको भी हम नहीं लेंगे। बेसिकली हम दूसरे देश से कूड़ा नहीं लाएंगे। रिकवरी, रीयूज एंड रिसाइकल, कि हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, वो तो हम ले लेंगे। यूटिलाइजेशन इंक्लूडिंग को प्रोसेसिंग, कि हम उसको दोबारा उसको हम इस्तेमाल कर सके और को प्रोसेसिंग कर सके, वो भी हम ले लेंगे। पर डिस्पोजल के लिए कोई वेस्ट दूसरे देश से भारत नहीं आएगा। ठीक है। क्वेश्चन 2, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEF एंड CC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पब्लिश्ड द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेट असेसमेंट EIA ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑफ 2020। ठीक है, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2020 है, लेकिन इंटरनेट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग EIA नोटिफिकेशन 2006 अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है और ये इंटेंशन है कि वो EIA 2006 को रिप्लेस करेगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द की चेंजेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग रेगुलेशन। और जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2020 का, उसमें क्या मेन चेंज है 2006 के नोटिफिकेशन से, तो अभी देखते हैं। ए, रिमूवल ऑफ सेवरल प्रोजेक्ट्स स्लैश एक्टिविटीज फ्रॉम द परव्यू ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन, कि कई सारे प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज को पब्लिक कंसल्टेशन से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। बी, अ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड अंडर कैटेगरी B2 एक्सप्रेसली एग्जेम्प्टिंग देम फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ एन EIA। और कई सारे प्रोजेक्ट्स को B2 कैटेगरी में डाला जाएगा जिसको डिटेल्ड EIA की जरूरत नहीं होगी। सी है, ऑल प्रोजेक्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज आर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ नेसेसरी पब्लिक कंसल्टेशन। और जितने भी प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उन सबको पब्लिक कंसल्टेशन में डाला जाएगा। या डी, a list of projects have been included under category B2 bringing them under the requirement of detailed EIA। तो C और D ये गलत है, क्योंकि ये जो 2020 का नोटिफिकेशन है जो आने वाला है, अभी आया नहीं है, अभी करेंटली 2006 का नोटिफिकेशन ही चल रहा है। ठीक है, उसमें कहा गया है कि हम EIA की वजह से अक्सर प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं, इसलिए कई सारे प्रोजेक्ट्स को हम EIA से एग्जेम्प्ट करेंगे, पब्लिक कंसल्टेशन से एग्जेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो सही उत्तर होगा इसका A एंड B। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की चेंजेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग रेगुलेशन। तो ए है और बी है कि पब्लिक कंसल्टेशन के परव्यू से बहुत सारे एक्टिविटीज को हटाया जाएगा और बहुत सारे एक्टिविटीज को कैटेगरी B2 में डाला जाएगा जिसको डिटेल्ड EIA की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि हम एनवायरमेंटलिस्ट इस बात को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि सरकार एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस को साइडलाइन कर रही है प्रोजेक्ट को जल्दी जल्दी करने के लिए, और उससे एनवायरमेंट का डैमेज होगा। इसलिए जो 2020 नोटिफिकेशन है उस पर आम सहमति नहीं बन पाई है और इसलिए वो लागू नहीं हो पाया है, और इसलिए अभी भी 2006 का ही नोटिफिकेशन चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अ बैच रिएक्टर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बैच रिएक्टर के बारे में? ठीक है, तो बैच रिएक्टर अलग होता है और कंटिन्यूअस रिएक्टर अलग होता है। बैच रिएक्टर में बैचेस में चीज डाली जाती है, बैचेस में रिएक्टेंट डाला जाता है, और कंटिन्यूअस रिएक्टर में कंटिन्यूअसली रिएक्टेंट डाला जाता है, प्रोडक्ट निकलता जाता है, डाला जाता है, निकलता जाता है। ठीक है, तो बैच और कंटिन्यूअस प्रोसेस अलग अलग होते हैं। अब इसमें क्या है? ए, नो रिएक्टेंट इज एडेड आफ्टर द रिएक्टर हैज स्टार्टेड ऑपरेशन। ये सही है। एक बार एक बैच का रिएक्टर में डाला गया रिएक्टेंट, उसके बाद फिर कुछ नहीं डाला जाएगा। एक बार उस बैच ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, फिर जब वो पूरा ऑपरेट कर लेगा फिर एक नया बैच का रिएक्टेंट डाला जाएगा। सॉरी, बी, नो प्रोडक्ट इज विथड्रॉन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्टर ऑपरेशन। ये भी सही है, क्योंकि रिएक्शन जो है वो बैचेस में होता है, तो एक पूरा बैच ऑपरेट कर लेगा
और उसके बाद ही प्रोडक्ट विथड्रॉ किया जाएगा, ना कि कंटिन्यूअसली विथड्रॉ किया जाएगा. सो नो प्रोडक्ट इज विथड्रॉन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्टर ऑपरेशन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सी, द रिएक्टर ऑपरेट्स अंडर स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट इज मींस कंटिन्यूअस स्टेट. तो कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है, तो सी नहीं सही है. डी, द रिएक्टर ऑपरेशन इज कैरिड आउट फॉर अ प्री स्पेसिफाइड ड्यूरेशन. कि एक स्पेसिफिक एक नियत ड्यूरेशन के लिए, नियत समय के लिए रिएक्टर का ऑपरेशन कैरिड आउट होता है. तो ये सभी सही है, लेकिन सिर्फ सी सही नहीं है. स्टेडी स्टेट मतलब कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है. अगला सवाल, अ बैग फिल्टर इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ पर्टिकुलेट मैटर हैविंग अ रेंज ऑफ साइजेस. ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि किसी भी फैक्ट्री से के चिमनी से या एग्जॉस्ट से जो पर्टिकुलेट मैटर निकलता है उसके कई साइज होते हैं, ठीक है. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म्स फॉर देयर रिमूवल इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग साइज इज. तो क्वेश्चन कह रहा है कि बैग फिल्टर या फैब्रिक फिल्टर से जो एयर फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म होता है पर्टिकुलेट मैटर के रिमूवल का, वो किस क्रम में होता है. घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा पार्टिकल कैसे निकलता है, उससे छोटा पार्टिकल कैसे निकलता है, सबसे छोटा पार्टिकल कैसे निकलता है. डिफ्यूजन, इम्पैक्शन, डिसइंटीग्रेशन. डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है टूटना, तो वो नहीं होता है. डिसइंटीग्रेशन, इम्पैक्शन, इंटरसेप्शन, ये भी नहीं है. डिफ्यूजन, इम्पैक्शन, इंटरसेप्शन, ये भी नहीं है. चौथा है इम्पैक्शन, इंटरसेप्शन और डिफ्यूजन. तो सबसे बड़े पार्टिकल्स इम्पैक्शन से निकलते हैं, उससे छोटे इंटरसेप्शन से, और फाइनली डिफ्यूजन से निकलते हैं. और सही उत्तर होगा डी. और इसको हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्रोसेस क्या होता है. तो इम्पैक्शन, inertial impaction occurs when a particle is so large that it is unable to quickly adjust to the abrupt changes in streamline direction near a fabric filter fiber. The particle, due to its inertia, will continue along its original path and hit the filter fiber. तो इसमें क्या होता है, फिल्टर फाइबर कहें या फैब्रिक फिल्टर करें कहें, उस बेसिकली कपड़ा का होता है वो. तो क्या होता है, पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है और वो एक डायरेक्शन में चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और जब वो कपड़े का फिल्टर सामने आ जाता है ना, तो उसे टकरा के वो गिर जाता है. यही होता है इनर्शियल इम्पैक्शन. तो उसके इम्पैक्ट से वो फाइबर, वो बड़ा पार्टिकल नीचे गिर जाता है और एयर से, एग्जॉस्ट से रिमूव हो जाता है. ये होता है इम्पैक्शन. अब इंटरसेप्शन क्या होता है. इंटरसेप्शन ऑकर्स व्हेन अ पार्टिकल व्हिच इज फॉलोइंग अ गैस streamline comes with one particle radius of a filter fiber. The particle touches the fiber and is captured, thus being removed from the gas flow. इंटरसेप्शन में क्या होता है कि पार्टिकल का साइज जो है वो छोटा है, तो जो फैब्रिक फिल्टर का जो छिद्र है उसमें वो अटक जाता है और वो वहां पे रुक जाता है और वो आगे गैस स्ट्रीम में नहीं जा पाता है. ये होता है. तीसरा होता है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन ऑकर्स इन अ रैंडम मोशन ऑफ अ पार्टिकल कॉजेज द दैट पार्टिकल टू कॉन्टैक्ट द फाइबर. और रैंडमली वो बहुत छोटा पार्टिकल एयर स्ट्रीम में मूव कर रहा है, फाइबर से कॉन्टैक्ट में आता है. As a particle vacates an area within the media by attraction and capture, it creates an area of lower concentration within the media to which another particle diffuses only to be captured itself. तो ये जो पार्टिकल है बहुत बहुत छोटा है, तो ये न इंपैक्शन से हटेगा न इंटरसेप्शन से हटेगा, ये डिफ्यूजन से हटेगा. और डिफ्यूजन में हम सब जानते हैं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर बढ़ते हैं पार्टिकल्स. और डिफिनेशन मैंने, डिटेल्स मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है. और कुछ न समझ में आए तो कमेंट्स में बताइए. क्वेश्चन नंबर 5. During night in troposphere, which of the following reactions, for which of the following is not correct? अब इनमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा रिएक्शन नहीं होता है. तो NO2 plus HV is equal to NO plus O. तो ये जो है ये रेडिएशन होता है HV. तो ये तो रेडिएशन तो रात में होगा ही नहीं, तो ये सही नहीं होगा. बी क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द नॉक्स दैट इज NO plus NO2 कन्वर्ट्स टू NO. ये भी नहीं होता है क्योंकि इस रिएक्शन के लिए रेडिएशन चाहिए. तो ये जो रिएक्शन है वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वही कह रहा है, सेम बात है. तो वो नहीं होता क्योंकि इसके रिएक्शन के लिए रेडिएशन चाहिए और रेडिएशन रात में नहीं होती. तो ए और बी तो सही नहीं है. और फिर देखें, NO plus O3 मतलब नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ओजोन मिलके NO2 plus O2 बनाता है. और फिर मोस्ट ऑफ द नॉक्स दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कन्वर्ट्स टू NO2. तो सही जो नहीं है वो है ए और बी, क्योंकि उस इन दोनों रिएक्शंस के लिए रेडिएशन की जरूरत होती है और वो रेडिएशन उपलब्ध नहीं होता है. तो ए और बी सही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 6. एवरेज वैल्यूज ऑफ रीएरेशन of rate or constant for river X and river Y are 0.92 per day and 1.12 per day respectively. तो X का रेरेशन कोएफिशिएंट ये है और Y का ये है. Average deoxygenation rate constants for the same rivers are 0.23 per day and 0.35 per day respectively. तो deoxygenation मतलब जिस रेट से ऑक्सीजन बाहर निकलता है,
तो x में धीरे से निकलता है, देर से निकलता है, मतलब स्लोली निकलता है, और y में जल्दी निकलता है. Then which of the following statements are correct? A. Self purification capacity of river Y is more than that of river X. Self purification capacity of river X is more than that of river Y. River Y has higher turbulence and has or higher velocity and or higher algal growth compared to रिवर एक्स. तो ये सी जो है वो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है वाई के बारे में, क्योंकि वाई का जो रीएरेशन रेट है, रेट कांस्टेंट है वाई का, वो भी हाई है, 1.12 है, और जो डीऑक्सीजनेशन रेट है, जिस रेट से ऑक्सीजन उससे बाहर निकलता है, वो भी हाई है. तो इसका मतलब वहां पर ज्यादा टर्बुलेंस है, वेलोसिटी है, और ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी है. तो वाई के बारे में सी तो बिल्कुल सही है. डी है पोल्यूटेंट्स इन रिवर एक्स आर मोर बायोडिग्रेडेबल देन दैट इन रिवर वाई. ठीक है, ये चारों है. तो सी मुझे पता है कि सही है, और कौन सा ऑप्शन सही है? बी सही है. सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ रिवर एक्स इज मोर देन दैट ऑफ रिवर वाई, क्योंकि भले ही उसमें जो रीएरेशन रेट कांस्टेंट है रिवर एक्स का, वो 0.92 है कंपेयर टू वाई, वो कम है, लेकिन डीऑक्सीजनेशन रेट, जिस रेट से ऑक्सीजन की खपत है, वो भी वहां काफी कम है वाई के हिसाब से. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर एक्स इज मोर देन दैट ऑफ रिवर वाई. ठीक है. इनमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ डाउट होता है कि आप अग्री नहीं करते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं. कोई स्टूडेंट अगर कोई फॉल्ट पॉइंट आउट करता है, मैं कभी बुरा नहीं मानती. इनफैक्ट मुझे अच्छा लगता है कि किसी ने मेरी गलती पकड़ी. ठीक है. द रीएरेशन रेट कोएफिशिएंट इज द रेट एट विच ऑक्सीजन एंटर्स द वाटर, which is influenced mainly by water motion and water depth. In contrast, the deoxygenation rate coefficient is the rate at which oxygen is reduced due to its use in the decomposition of organic matter. ठीक है. तो अगर डीऑक्सीजनेशन रेट वाई का ज्यादा है, इसका मतलब उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा है. क्वेश्चन 7, या शायद मतलब एल्गी ज्यादा हो सकता है उसमें. Which of the following statements are not correct while comparing continuously stirred tank reactor and plug flow reactor? तो इसके बारे में एक क्वेश्चन मैंने पिछले टेस्ट में भी पूछा था. कंटिन्यूसली स्टर्ड टैंक रिएक्टर CSTR एंड प्लग फ्लो रिएक्टर PFR. ठीक है. अब कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? CSTR एंड PFR आर नॉर्मली ऑपरेटेड अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशंस. ये सही है, दोनों कंटिन्यूस प्रोसेस होते हैं, दोनों स्टेडी स्टेट होता है. There is a complete homogeneity in the CSTR while there are concentration variations within the PFR. ये भी सही है, बिकॉज CSTR होता है कंटिन्यूसली स्टर्ड टैंक रिएक्टर, तो कंटिन्यूस स्टरिंग होती रहती है, तो उसमें होमोजेनियस होता है मास, जबकि PFR में ऐसी कोई स्टर वाला चीज नहीं होता, इसलिए उसमें जो है कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन होता है. ठीक. A and B both are correct. C. The overall reaction carried out in a PFR is always higher than in a CSTR for the same total volume. तो ये भी मुझे लगता है कि सही है, कि ओवरऑल जो रिएक्शन होता है प्लग फ्लो रिएक्टर में, उसका वो हाई होता है, जबकि CSTR में सेम टोटल वॉल्यूम के लिए रिएक्शन स्लो होता है. डी. रिएक्शन काइनेटिक्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन चूजिंग बिटवीन अ CSTR एंड अ PFR. ये सही नहीं है. रिएक्शन काइनेटिक्स जो है they do play an important role when we choose between a CSTR and a PFR. So D is correct. और इसका क्वेश्चन का जो आंसर था उसमें सी भी करेक्ट लिखा गया है. मुझे लगता है सी करेक्ट नहीं है, तो आप मुझे प्लीज बताइए कि सी करेक्ट है या नहीं आपके हिसाब से. और यहाँ जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता दूं. फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर PFR गिव्स हायर कन्वर्जन कंपेयर टू CSTR for positive order reaction. The basic difference between these two types of reactors is that CSTR maintains same concentration at any point in a reactor, while PFR has no axial mixing and has only radial mixing. ठीक है. तो ये प्लग फ्लो रिएक्टर है, यहाँ से पोल्यूटेंट जाता है और ऐसे ट्रीटमेंट होता है और बाहर निकलता है. और ठीक है. और ये कंटिन्यूअस फ्लो स्टर्ड टैंक रिएक्टर है, इसमें इसकी वजह से स्टरिंग कंटिन्यूअस होती रहती है. Question number 8. According to the National Ambient Air Quality Standards CPCB Government of India Notification 2009, which of the following statements are correct? तो ये एक मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? SO2 and NO2 have annual standards. सही है. While ozone and carbon monoxide have 8-hour average standards. ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों हाईली टॉक्सिक है, इसलिए उसका जो स्टैंडर्ड है, जो मॉनिटरिंग है, वो हर 8 आवर का एवरेज निकाला जाता है, ना कि पूरे साल का. बहुत ही टॉक्सिक होता है ये दोनों पोल्यूटेंट्स. स्पेशली कार्बन मोनोऑक्साइड के इनहेलेशन से आप मर भी सकते हैं बहुत जल्दी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है. इसके अलावा बी है SO2 and CO carbon monoxide have annual average standards while O3 and NO2 have 8-hour average standards. ठीक है. C है SO2 and carbon monoxide have 8-hour average standards while O3 and NO2 have hourly average standards.
D है SO2 and NO2 have 24-hour average standards while O3 and carbon monoxide have hourly average standards. तो जो सही है वो है A and D, ठीक है। SO2 and NO2 का जो मॉनिटरिंग है वो जो 24 आवर स्टैंडर्ड लिया जाता है, ये एनुअल एवरेज स्टैंडर्ड लिया जाता है, जबकि ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का आवरली स्टैंडर्ड लिया जाता है और 8 आवर स्टैंडर्ड लिया जाता है, ठीक है। और उससे हम डिटरमाइन करते हैं कि ये फैक्ट्री नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पालन कर रही है या नहीं, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस कुड बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स आल्सो। Question number 9. As per solid waste management rules of 2016 Government of India, which of the following statements are correct? तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो 2016 के हैं उनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट should be processed biologically, preferably in decentralized facilities at the sources of generation. ये सही है, क्योंकि सरकार का कहना है कि जहां जहां बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बन रहा है वो वहीं वहीं पर प्रोसेस किया जाए, वहीं वहीं पे डिग्रेड किया जाए तो अच्छा है। B, biodegradable waste should be processed biologically, preferably in centralized facilities away from the source of generation. ये सही नहीं है, क्योंकि प्रेफर गवर्नमेंट करती है कि जहां वेस्ट प्रोड्यूस हो वहीं पर उसका निदान हो। C, used sanitary pads and napkins should be wrapped and disposed into domestic hazardous waste containers. इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। D, non-biodegradable components with a heat content more than 1500 kilocalorie per kg should be used for power generation or refuse derived fuel RDF manufacture. तो D भी सही है। आंसर है A और D. The government prefers that biodegradable waste should be processed biologically, preferably in decentralized facilities at the source of generation. ठीक है? And D, non-biodegradable components with a heat content of more than 1500 kilocalorie per kg should be used for power generation or refuse derived fuel, ताकि हमारा जो वेस्ट है उससे हम पैसे बना सकें। वेस्ट से हम एनर्जी बनाएंगे, एनर्जी से हम पैसे बनाएंगे। और सरकार जो है वो गुजरातियों की है, तो सरकार पैसे बनाना चाहती है, तो पैसे बनाने के नए नए जुगाड़ सरकार खोजती रहती है, तो उसमें ये भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10. कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम्स। हम जानते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द फॉस्फोरस साइकिल। तो फॉस्फोरस साइकिल से जुड़ा हुआ कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? A, shortage of phosphorus can be a limiting factor in many ecosystems. However, its excess can stimulate eutrophication. तो ये तो सही है। अगर फॉस्फोरस कम है किसी इकोसिस्टम में तो लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है प्लांट ग्रोथ के लिए, और लिमिटिंग, अगर प्लांट ग्रोथ लिमिटेड होगा तो उससे उस पर फीड करने वाले एनिमल और उसके उस एनिमल के ऊपर फीड करने वाले एनिमल पे, इनका पॉपुलेशन पे लिमिटिंग होगा, तो फॉस्फोरस लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। बी, ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स एग्जिस्ट इन वेरियस रॉक्स एंड सॉइल मिनरल्स। ये गलत है। ऑर्गेनिक फॉस्फेट हमेशा ऑर्गेनिक सोर्स से आएंगे, तो प्लांट एंड एनिमल डिकेइंग मैटर से आएगा ऑर्गेनिक फॉस्फेट, ना कि रॉक्स और सॉइल मिनरल्स से, ठीक है। मिनरल्स वो तो जमीन के नीचे होते हैं, तो वहां कोई ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं होता है, और रॉक्स में भी ऑर्गेनिक फॉस्फेट नहीं होता, ठीक। सी, लाइक कार्बन साइकिल, phosphorus also has a gaseous phase and can move into faraway ecosystems. No, phosphorus never has a gaseous phase. वो हवा में पाया जाता ही नहीं है, वो हमेशा मिट्टी में ही पाया जाता है, ठीक है। कार्बन साइकिल has a gaseous phase, but phosphorus cycle never has a gaseous phase. D, human interventions like application of phosphorus fertilizers cause much phosphorus to get into the oceans. This is correct. When we apply phosphorus fertilizers, phosphates, onto the soil, those phosphates get washed away with agricultural runoff and reach nearby water bodies, that could be freshwater bodies, that could be oceans, and when they reach water bodies they cause eutrophication. So this is true. So A is true, D is true, but B is not true and C is not true. So correct answer is B and C. B and C are not true. आशा है ये जो प्रैक्टिस टेस्ट मैंने आज आपके लिए बनाया है आपके लिए उपयोगी रहा होगा। न्यूमेरिकल्स का भी एक प्रैक्टिस टेस्ट मैं जल्दी ही लेके आऊंगी, पर न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस टेस्ट बनाने में वक्त लगता है, सो प्लीज बी पेशेंट और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके लिए कितना यूजफुल रहा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद फ्रेंड्स एज गुरु दक्षिणा।